नमस्कार विद्यार्थियों, परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम आज मौर्योत्तर काल के आगे, मौर्योत्तर काल को ही आगे बढ़ाते हैं। कल कुछ राजवंशों को हमने बताया था, उसके आगे कुछ राजवंशों की चर्चा आज करते हैं। इसी क्रम में अगर देखें तो आज हम सबसे पहले आपको शक वंश के बारे में बताएंगे। शक वंश। अब देखिए शकों के बारे में, तो जो भी भारत में विदेशी राजवंश आए उनमें सबसे पहले तो हिंद यवन आए थे, जो हमने कल आपको बताया था। हिंद यवनों के बाद भारत में शकों का आगमन हुआ। अब ये शक कौन थे ये आपको बताते हैं। वास्तव में ये शक लोग जो है मध्य एशिया के जैगजाटिज प्रदेश के निवासी थे। शक लोग मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? शक लोग मूलतः मध्य एशिया के जैगजाटिज प्रदेश के रहने वाले थे और यहीं से ये फिर भारत आए थे। ठीक है। चीनी ग्रंथों में अगर देखा जाए तो शकों के लिए सई शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सई किसे कहा गया है? शकों को कहा गया है। ठीक, एक तो ये। अब शक लोग जब जैगजाटिज प्रदेश से भारत आए तो सबसे पहले कहाँ आते हैं? तो सबसे पहले शक लोग जो है भारत में तक्षशिला में आते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में तक्षशिला आजकल पाकिस्तान में है। तो सबसे पहले तक्षशिला आते हैं और इसे केंद्र बना करके या अपनी राजधानी बना करके यहाँ से शासन करने लगते हैं। और चूँकि ये प्रारंभिक शक तक्षशिला को राजधानी बनाते हैं, इसीलिए तक्षशिला के शक, यानी इन शकों को क्या कहा गया? तक्षशिला के शक, अर्थात तक्षशिला से शासन करने वाले शक। सबसे पहले इन्हीं का इतिहास भारत में मिलता है। अब आप देखेंगे तक्षशिला का जो शक वंश हुआ, तक्षशिला में जिन लोगों ने सत्ता स्थापित की, उनमें तक्षशिला का प्रथम शक शासक कौन था? तो तक्षशिला का प्रथम शक शासक मोग अथवा मावेज था। मोग अथवा मावेज, ये तक्षशिला का प्रथम शासक था। और दूसरी चीज, ये भारत का प्रथम शक विजेता। एक पॉइंट ये भी नोट करेंगे कि भारत में प्रथम शक विजेता कौन था? तो भारत का प्रथम शक विजेता कौन था? मोग या मावेज। इसी ने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्रों को जीता और जीतने के बाद तक्षशिला को राजधानी बनाई और यहाँ से शासन करना प्रारंभ किया। तो तक्षशिला का भी प्रथम शासक हुआ, भारत का प्रथम शक विजेता भी मोग या मावेज हुआ। अब मोग या मावेज का एक अभिलेख तक्षशिला से प्राप्त होता है और इस अभिलेख में इसे महाराजा कहा गया, यानी महाराजा की उपाधि धारण की, महाराजा मोग। और दूसरी चीज, इसी अभिलेख से पता चलता है कि इसने अपने नाम पर मोग संवत का प्रचलन किया। तो मोग संवत का प्रचलन भी इसने किया था। गांधार, पश्चिमी पंजाब और कश्मीर, इन क्षेत्र को जीत करके इसने अपने राज्य में मिलाया था। तो तक्षशिला के शक शासकों में यही एक महत्वपूर्ण शासक है, इसी को ध्यान में रखना है। यद्यपि इसके बाद इस वंश में एजेज प्रथम हुआ, एजिलसेज हुए और एजेज द्वितीय हुए, ये सब शासक जरूर हुए। लेकिन जहाँ तक बात महत्वपूर्ण शासकों की, तो उसमें आपको एक ही नाम याद रखना है। और फिर इसके बाद शकों का यहाँ से पतन हुआ। शक लोग भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पहुँचते हैं। अब आगे अगर भारत में देखें तो ये तक्षशिला के शकों के बारे में हमने बताया। अब इसके बाद शकों का प्रभाव पश्चिमी भारत में आता है। तो पश्चिमी भारत के शक, ठीक है। अब पश्चिमी भारत के शकों में अगर आप देखें तो पश्चिमी
भारत में शकों की दो शाखाओं ने शासन किया था। एक तो शकों की शाखा का नाम था क्षयरात्र वंश, ठीक है, एक तो ये शाखा थी, और दूसरी शाखा कार्दमक वंश, ठीक है। ये तो पश्चिमी भारत में शकों के दो शाखाएं या दो वंशों ने शासन किया, क्षयरात्र वंश और कार्दमक वंश। अब इनको एक एक वंश के बारे में हम आपको बताते हैं। पहले क्षयरात्र वंश। क्षयरात्र वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक भूमक था। इसकी केवल मुद्राएं मिलती हैं जिसमें इसकी क्षत्रप की उपाधि मिलती है। तो क्षयरात्र वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन होता है? भूमक। भूमक की जानकारी केवल इसकी मुद्राओं से ही मिलती है और कोई स्रोत नहीं, और उन मुद्राओं में इसे क्या कहा गया? क्षत्रप। और उन्हीं मुद्राओं से पता चलता है कि महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, सिंध, इन क्षेत्रों में इसका शासन था, क्योंकि इन क्षेत्रों से इसकी मुद्राएं मिलती हैं। भूमक के बाद नहपान शासक हुआ, जो इस वंश का सबसे महान राजा हुआ। तो क्षयरात्र वंश के शकों का सबसे महान राजा कौन हुआ? तो उत्तर देंगे नहपान। यूनानी ग्रंथों में नहपान को मैम्बेरस के नाम से जाना जाता है। मैम्बेरस। तो यूनानी ग्रंथों में जिस मैम्बेरस नामक राजा का वर्णन है वो कौन है? शक राजा नहपान है। संभवतः नासिक से ये शासन करता था। एक संभावना व्यक्त की जाती है कि नासिक ही इसकी राजधानी थी। अब नहपान का अपने समकालीन राजा सातवाहन राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी से युद्ध हुआ। कल हमने सातवाहन वंश पढ़ाते समय इस पॉइंट की चर्चा की थी। तो नहपान का गौतमी पुत्र सातकर्णी के साथ युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में नहपान पराजित हुआ था और मारा गया था, और इसके अधिकांश राज्य पर सातवाहनों का अधिकार हो गया था। नहपान के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात जो बेहद इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नहपान भारत का एकमात्र ऐसा राजा है जिसकी मुद्राओं में 3 लिपियों में लेख मिलते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि ये भारत का एकमात्र राजा है जिसकी मुद्राओं में 3 लिपियों में लेख मिलते हैं। एक ब्राह्मी लिपि में, दूसरी खरोष्ठी लिपि में, और तीसरी यूनानी लिपि में। ये 3 लिपियों में लेख वो राजा नहपान है। इसी की मुद्राओं में 3 लिपियों में लेख, बाकी किसी भारतीय राजा की मुद्राओं में 3 लिपि का प्रयोग नहीं हुआ। नहपान के बाद फिर क्षयरात्र वंश में कोई महत्वपूर्ण राजा नहीं हुआ। अब क्षयरात्र वंश के बाद अगर आप देखें तो दूसरा महत्वपूर्ण वंश कार्दमक वंश था। कार्दमक वंश। तो कार्दमक वंश ये भी शक थे। इनका भी शासन पश्चिमी भारत में ही था। कार्दमक वंश का संस्थापक यशोमतिक था, ठीक है, इसने स्थापना की। लेकिन यशोमतिक के बाद इसका पुत्र चष्टन हुआ, जो इस वंश का पहला महत्वपूर्ण राजा था। और चूंकि चष्टन इस वंश का पहला महत्वपूर्ण राजा हुआ, इसलिए कुछ विद्वान कार्दमक वंश को चष्टन वंश के नाम से भी पुकारते हैं। तो कार्दमक वंश को चष्टन वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वंश का पहला महत्वपूर्ण राजा चष्टन हुआ था। अब चष्टन के बारे में अगर देखें तो इसने उज्जैनी को, मध्य प्रदेश में जो आजकल उज्जैन है, उज्जैनी को इसने अपनी राजधानी बनाई। मालवा, गुजरात और राजपूताना यानी राजस्थान के क्षेत्रों को जीता। इन क्षेत्रों पर इसने शासन किया। अब चष्टन के बाद इसका पौत्र रुद्रदामन शासक हुआ। अब आपको लगेगा कि चष्टन के बाद उसका पौत्र क्यों शासक हुआ, पुत्र क्यों नहीं हुआ? तो उसके पीछे कारण यह है कि चष्टन के जीवन काल में ही इसका पुत्र जयदामन की मृत्यु हो गई थी। वो कभी शासक नहीं बना, ठीक है। और इस कारण से चष्टन के बाद उसका पौत्र रुद्रदामन शासक हुआ। रुद्रदामन इस वंश का सबसे महान राजा था। रुद्रदामन की उपलब्धियों का उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। इंपॉर्टेंट अभिलेख है, बिल्कुल याद रखिए।
तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। इसी अभिलेख से इसकी उपलब्धियों का वर्णन। जूनागढ़ अभिलेख की एक विशेषता यह है कि यह संस्कृत भाषा में लिखा गया भारत का पहला अभिलेख है। संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रश्न मिलेगा, आप बिल्कुल इसे नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। इसमें इसकी उपलब्धियों का वर्णन है। इसी में उल्लेख मिलता है कि रुद्रदामन ने सातवाहन राजा वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को 2 बार पराजित किया, संबंधों की निकटता के कारण समाप्त नहीं किया। कल मैंने सातवाहन राज्य के संदर्भ में ये चर्चा की थी। अब रुद्रदामन ने मालवा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र तक अपनी सत्ता का विस्तार किया। इसकी भी राजधानी उज्जैनी थी। रुद्रदामन एक प्रजाहितैषी लोक कल्याणकारी शासक था। इसकी जानकारी कैसे मिलती है, अब आते हैं बता। जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि इसके समय में सौराष्ट्र स्थित सुदर्शन झील टूट गई थी। अगर आपसे हम प्रश्न पूछे कि सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था, तो चूंकि पीछे हम बताए थे इसलिए आपको उत्तर देना चाहिए कि सुदर्शन झील का निर्माण कब हुआ था, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप लोग उत्तर दीजिएगा इसका, और तुरंत दीजिएगा। अभी मैं उत्तर बताता हूं। तो सुदर्शन झील इसके समय में टूट गई। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसके प्रांतपति पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था। पीछे हमने मौर्य काल में बताया था। और इसके समय में ये सुदर्शन झील टूट गई, तब इसने अपने एक अमात्य उच्च अधिकारी सुविशाख की देखरेख में इसका पुनर्निर्माण कराया। तो सुदर्शन झील का इसने क्या कराया, पुनर्निर्माण कराया। और इसके पुनर्निर्माण में जो धन लगा वो राजकोष से नहीं लगाया, बल्कि अपना व्यक्तिगत धन लगाया। उसके लिए जनता पर कोई कर नहीं लिया, न ही जनता से कोई बेगार लिया, ठीक है। कोई विष्टि माने बेगार, ठीक है, नहीं लिया। तो इससे पता चलता है कि ये एक प्रजाहितैषी शासक था। कार्दमक वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। लगभग 388 ईस्वी में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर इससे मालवा और गुजरात का क्षेत्र जीत लिया और शकों को समाप्त कर दिया, यानी भारत से शक सत्ता को समाप्त कर दिया। और इस विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये शकों का इतिहास है। शकों ने मुख्यतः चांदी की मुद्राएं प्रचलित की थीं। अब आगे अन्य वंशों में अगर देखा जाए तो इसी काल में अब देखेंगे कि पहलो या पार्थियन वंश का उल्लेख मिलता है। पहलो अथवा पार्थियन। अब पहलो कौन थे? तो ये भी विदेशी थे। वास्तव में पहलो जो है ये पार्थिया राज्य था। ईरान को ही प्राचीन काल में पार्थिया कहा जाता था। ईरान को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? पार्थिया, ठीक है। तो ये पहलो जो है पार्थिया के रहने वाले थे, और पार्थिया का रहने वाले थे इसीलिए इनको पार्थियन कहा गया। भारतीय साहित्य में पार्थियन को क्या कहा गया? पहलो। भारतीय ग्रंथों में इन्हीं पार्थियन को पहलो कहा गया, ठीक है। तो ये लोग पार्थिया के ईरान के रहने वाले थे। पश्चिमोत्तर भारत को इन्होंने भी जीत करके अपनी सत्ता स्थापित की। भारत में पहलो वंश का संस्थापक बोनोनीज था, ठीक है। भारत में पहलो वंश का संस्थापक कौन था? बोनोनीज। इसकी पश्चिमोत्तर भारत से मुद्राएं प्राप्त होती हैं। इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी।
पहलव वंश का सबसे महान शासक गोंडो फर्नीज था। गोंडो फर्नीज। प्रश्न आता है कि पहलव वंश का सबसे प्रमुख राजा, सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था, तो उत्तर देंगे गोंडो फर्नीज। इसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई थी। तक्षशिला से इसने शासन किया था। इसने देवव्रत की उपाधि धारण की थी। गोंडो फर्नीज ने देवव्रत की उपाधि धारण की। अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इससे संबंधित यह है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में, इसी के समय में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस या सेंट टॉमस एक ही बात है, ठीक है। तो इसी के समय में प्रथम शताब्दी ईस्वी में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था और भारत में सबसे पहले ये गोंडो फर्नीज के ही दरबार में पहुंचा था, इसलिए इसका नाम महत्वपूर्ण है। प्रश्न आता है कि प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस किसके काल में आया था, तो उत्तर देंगे गोंडो फर्नीज, ठीक। तो ये भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था, नोट कर लेंगे। दूसरी चीज, सेंट थॉमस के प्रभाव में आकर के गोंडो फर्नीज ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। तो कौन सा भारतीय राजा सर्वप्रथम ईसाई धर्म स्वीकार किया, तो उत्तर होगा गोंडो फर्नीज, ठीक। अब सेंट थॉमस भारत के अन्य क्षेत्रों में भी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। इसी क्रम में ये दक्षिण भारत पहुंचा और जब ये म्यालपुर पहुंचा, चेन्नई के निकट, मद्रास के निकट ये जगह है म्यालपुर, और इसी स्थान पर सेंट थॉमस की हत्या कर दी गई और इसका जो स्मारक है, मृत स्मारक, वो इसी स्थान पर बना हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है पहलो। इसी पॉइंट के अलावा कोई प्रश्न नहीं बनता है और इसके बाद फिर छोटे मोटे राजा हुए, उनकी विशेष चर्चा नहीं मिलती। अब भारत आने वाले विदेशियों में मौर्योत्तर काल में सबसे अंत में आए कुषाण वंश, ठीक है। अब ये कुषाण कौन थे, ये आपको हम बताते हैं। देखिए, कुषाण मूलतः अगर देखा जाए तो ये मूलतः मध्य एशिया के गोबी प्रदेश में रहने वाले एक कबीले यूची जनजाति से संबंधित थे। यानी कुषाणों का संबंध है मध्य एशिया के गोबी प्रदेश में रहने वाले एक कबीला, एक जनजाति यूची कबीले से इनका संबंध है, ठीक है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में गोबी प्रदेश के चरागाह सूख गए, क्योंकि यूची कबीले का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, इसलिए ये समस्या में आ गए। और अब यूची लोग गोबी प्रदेश से भाग करके चीन पहुंचे। अब चीन में ये पशुपालन तो करते थे, लेकिन साथ में लूटपाट करना शुरू किया। चीन के लिए ये एक बड़ी समस्या आ गई, राष्ट्रीय समस्या थी। परिणाम यह हुआ कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में चीन के सम्राट शी हांगती ने यूची जनजाति से चीन की रक्षा के लिए महान दीवार का निर्माण कराया। तो चीन की जो महान दीवार है, जिसका निर्माण सम्राट शी हांगती ने कराया था तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, वास्तव में उसके पीछे यूची जनजाति है। यूची कबीले से चीन की सुरक्षा के लिए दीवार बनवाई गई, इनको चीन से भगाया गया। अब ये यूची लोग चीन से भाग करके मंगोलिया पहुंचते हैं। मंगोलिया जब पहुंचते हैं तो यहाँ पहले से ही हुंगनू नामक एक कबीला रहता था। अब यूची और हुंगनू में संघर्ष हुआ। यूची कबीले और हुंगनू में संघर्ष होता है। इस संघर्ष में यूची लोग पराजित हो जाते हैं।
इनकी एक शाखा तिब्बत जा गई, आ गई, यहीं बस गई, लघु यूची कहलाई। और दूसरी शाखा जैगजाटिज प्रदेश आ गई, जो दीर्घ यूची कहलाई। ठीक है, दो कबीलों में बट गए। अब जैगजाटिज प्रदेश में पहले से शक लोग रहते थे, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। यूची कबीले यानी दीर्घ यूची और शकों में युद्ध हुआ, जिसमें शक पराजित हुए थे और फिर भागते हुए, घूमते टहलते हुए भारत आ गए थे। अच्छा, जैगजाटिज प्रदेश में ये जो दीर्घ यूची पहुंची, यहीं पर ये 5 शाखाओं में विभक्त हो गई दीर्घ यूची। इसी 5 शाखाओं में एक शाखा का नाम था कुवे ई सुआंग, और कुवे ई सुआंग को ही कुषाण कहा गया है। यानी ये दीर्घ यूची की 5 शाखाओं में से एक शाखा का नाम कुवे ई सुआंग अर्थात कुषाण है। ठीक है, तो किस तरह से कुषाण कौन थे, किस तरह से इनका संबंध है यूची कबीले से, ये हमने आपको बताया। और भारतीय साहित्य में यूची जनजात को ऋषि कह के पुकारा गया है। भारतीय ग्रंथों में यूची कबीले को किस नाम से पुकारा गया, ऋषि कहकर। ये तो हमने थोड़ा सा कुषाणों का प्रारंभिक इतिहास आपको बताया। अब इनका राजनीतिक इतिहास आपको बताते हैं। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कैडफिसस था, पहला शासक। ठीक है, तो कुजुल कैडफिसस ये कुषाण वंश का संस्थापक था। इसने बैक्ट्रिया को अपनी राजधानी बनाई और इसके आसपास के क्षेत्रों को जीत करके शासन करना प्रारंभ किया। इसकी मुद्राएं तांबे से निर्मित, तो केवल तांबे की मुद्राएं ही इसकी मिलती हैं, और ये मुख्यतः मध्य एशिया के क्षेत्र में ही शासन किया। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र विम कैडफिसस शासक बना। ठीक है, ये प्रथम कुषाण शासक है जिसने भारतीय क्षेत्रों की विजय की। तो भारतीय क्षेत्रों को जीतने वाला प्रथम कुषाण शासक ये था, इसीलिए इसे भारत में कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है। यहां थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी कि प्रश्न आता है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो उत्तर देंगे कुजुल कैडफिसस। और फिर प्रश्न आ गया कि भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो उत्तर किसे देंगे, कुजुल बिम कैडफिसस। ठीक है, तो क्योंकि ये प्रथम कुषाण था जिसने भारतीय क्षेत्रों को जीता, वहां शासन किया, इसलिए भारत में कुषाण वंश का संस्थापक इसे माना जाएगा। पूरब में इसने मथुरा तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया। मथुरा से इसकी एक विशाल मूर्ति भी मिलती है। अब बिम कैडफिसस ने सोने एवं तांबे की मुद्राएं प्रचलित की। बिम कैडफिसस की मुद्राएं किस धातु की बनी मिलती है, सोने की और तांबे की। ठीक है, अब इसकी जो तांबे की कुछ मुद्राएं मिलती हैं, तो इसके तांबे की मुद्राओं में आप देखेंगे कि शिव, नंदी और त्रिशूल का चित्र अंकित मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करेंगे। तो बिम कैडफिसस की तांबे की मुद्राओं में शिव, नंदी और त्रिशूल का चित्र अंकित मिलता है। स्पष्ट है कि यह शैव धर्म में आस्था रखता था। प्रश्न क्या आएगा, किस कुषाण शासक की मुद्राओं में शिव, नंदी और त्रिशूल का चित्र अंकित मिलता है, उत्तर क्या देंगे, बिम कैडफिसस। ठीक है, तो ये दो प्रारंभिक शासक कुषाण वंश के थे। इसके बाद अगर आप देखें तो अगला शासक कनिष्क हुआ। इस वंश का सबसे महान राजा, कुषाण वंश का सबसे महान राजा कौन था, उत्तर होगा कनिष्क। 78 ईस्वी में इसका राज्यारोहण हुआ, ऐसा अधिकांश विद्वानों का मानना है। यद्यपि राज्यारोहण को लेकर के विवाद अवश्य है, लेकिन ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि 78 ईस्वी में इसका राज्यारोहण हुआ। ठीक है, अब इसी उपलक्ष्य में, राज्यारोहण के उपलक्ष्य में
इसने अपने नाम पर कनिष्क संवत का प्रचलन किया और यही कनिष्क संवत कालांतर में शक संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, देखिए 78 ईस्वी में कनिष्क अपने नाम पर कनिष्क संवत शुरू करता है और कनिष्क संवत ही कालांतर में शक संवत के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो अब प्रश्न आता है कि शक संवत का प्रवर्तक कौन था? क्या बताएंगे? कनिष्क, क्योंकि कनिष्क संवत का नाम ही तो शक संवत है और इसलिए प्रवर्तक वही रहेगा, प्रवर्तक तो बदलेगा नहीं। अब शक संवत कब प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। किसने शुरू किया? कनिष्क ने शुरू किया। तो ये पॉइंट आपको जानना है। बाकी राजनीतिक दृष्टि से कनिष्क ने चीन के साथ युद्ध हुआ, चीन के साथ युद्ध किया। इस समय चीन का सम्राट होती था, ठीक है, हान वंश का शासक था। तो प्रारंभ पहले युद्ध में तो कनिष्क पराजित हो गया था, लेकिन दूसरे युद्ध में इसने चीन की सेना को पराजित किया और पराजित करने के बाद चीन से एक बड़ा क्षेत्र जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो इसने आप देखेंगे कि कासगर, यारकंद, खोतान, कराकूची, ये जो क्षेत्र हैं, ये सारे क्षेत्र मध्य एशिया के क्षेत्र हैं जो चीन के नियंत्रण में थे, चीन के अधिकार में थे। कनिष्क ने चीनी सेना को पराजित करता है और इन सारे क्षेत्रों पर अधिकार, तो मध्य एशिया तक कनिष्क के साम्राज्य का विस्तार हो जाता है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि कनिष्क की मिलती है। इस विजय के बाद ऐसा कहा जाता है, चीनी स्रोतों से पता चलता है कि चीन के 2 राजकुमार जो है कनिष्क के दरबार में रहने लगे थे जमानत के रूप में, और इन्हीं चीनी राजकुमारों ने भारत में आड़ू और नाशपाती की खेती का प्रचलन कराया था। अब दूसरा युद्ध पार्थिया के राजा के साथ हुआ, पार्थिया के साथ युद्ध, पार्थिया यानी ईरान। और इस युद्ध में अगर देखा जाए तो कनिष्क विजयी हुआ और पार्थिया का जो एरियाना प्रदेश था, पूर्वी पार्थिया को ही एरियाना प्रदेश कहा जाता था। तो पार्थिया के राजा को कनिष्क ने पराजित करके एरियाना प्रदेश पर अपना अधिकार बनाए रखा। यानी पहले से इसका अधिकार था, पार्थिया का राजा इसे छीनना चाहता था लेकिन पराजित हो गया और एरियाना पर कनिष्क का अधिकार बना रहा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि कनिष्क ने पूर्वी भारत में, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल तक अपनी सत्ता का विस्तार किया, क्योंकि इसकी मुद्राएं इन क्षेत्रों से मिलती है और सारनाथ से उसका एक अभिलेख भी प्राप्त होता है। तो इस तरह से पूर्वी भारत में बंगाल तक अपनी सत्ता का विस्तार किया। मध्य भारत को भी जीता, क्योंकि सांची मध्य प्रदेश में है, यहाँ से कनिष्क का अभिलेख मिलता है। स्पष्ट है कि मध्य भारत को भी इसने जीता। विंध्य पर्वत तक इसका राज्य था। उत्तरी भारत में कश्मीर तक इसने विजय की। आप देखेंगे कि कल्हड़ नामक एक विद्वान जिसने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ लिखा, उसने लिखा है कि कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। इसका मतलब है कि कश्मीर को उसने जीता। चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन भी कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। तो उत्तर भारत को भी इसने कश्मीर तक जीत लिया। तो एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर लिया। यानी उत्तर में अगर देखा जाए तो कश्मीर इसके पास है, कश्मीर से लेकर के दक्षिण में विंध्य पर्वत तक इसका राज्य है दक्षिण में, ठीक है, और पूरब में बंगाल इसके पास है, बंगाल से लेकर पश्चिम में अगर देखा जाए गुजरात तो है ही है, इधर एरियाना प्रदेश तक अगर देखा जाए तो पूर्वी पार्थिया तक, और साथ में ये मध्य एशिया का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत था। तो एक मौर्योत्तर काल में सबसे विशाल राज्य का निर्माण किसने किया? कश्मीर ने, वो कनिष्क ने। अब इतने बड़े साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर।
वर्तमान में पेशावर जो है पाकिस्तान में, उसी को प्राचीन काल में पुरुषपुर कहा जाता था। तो पुरुषपुर इसकी राजधानी थी, जो वर्तमान में पेशावर है। क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो पूर्वी साम्राज्य की देखभाल के लिए कनिष्क ने अपनी दूसरी राजधानी मथुरा को बनाई। तो दो राजधानियां थी, पुरुषपुर मुख्य राजधानी थी और दूसरी राजधानी मथुरा थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कनिष्क ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। कनिष्क देवपुत्र की उपाधि भी धारण किया। ठीक है, देवपुत्र इसकी उपाधि है। हम कैजर की उपाधि धारण किया। रोम के सम्राट ये उपाधियां धारण करते थे, उसी की नकल करके इसने भी इस तरह की उपाधि धारण किया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये कुषाण वंश का सबसे महान राजा। अब इसके समय की कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें अगर देखें तो आप देखेंगे कि इसी के समय में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? कश्मीर के कुंडल वन में, पीछे बता चुके हैं। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। ये इसके समय के एक धार्मिक आयोजन है। साहित्य की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण रहा। साहित्य की दृष्टि से अगर आप देखें तो कनिष्क के दरबार में अश्वघोष नामक विद्वान, यद्यपि ये बौद्ध दार्शनिक थे, तो अश्वघोष नामक विद्वान जो है इसके दरबार में रहते थे। और अश्वघोष ने बुद्ध चरित एवं सौदरानंद, बुद्ध चरित सौदरानंद नामक महाकाव्य की रचना की। ये दोनों महाकाव्य। इसके अतिरिक्त इन्होंने सारिपुत्र प्रकरण नामक नाटक ग्रंथ की रचना की। तो देखिए, बुद्ध चरित को बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। तो अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। याद रखिए, प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे। इसकी रचनाओं को याद रखिए। अब कनिष्क के दरबार का दूसरा विद्वान नागार्जुन, ये भी बौद्ध दार्शनिक थे। इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और इन्होंने बौद्ध धर्म के अंतर्गत शून्यवाद दर्शन का प्रचलन किया था। तीसरे विद्वान वसुमित्र, ये भी बौद्ध आचार्य थे। बौद्ध ग्रंथ महाविभाषा हीनयानियों का ग्रंथ है और इसकी रचना में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है। फिर चरक भी कनिष्क के दरबार में रहता था। ये प्राचीन भारत का महान चिकित्सा शास्त्री, आयुर्वेद के विद्वान थे और इन्होंने चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है। संघरक्ष नामक विद्वान रहता था। ये कनिष्क का पुरोहित था। जो भी धार्मिक आयोजन होता था वो संघरक्ष की देखरेख में होता था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि साहित्यिक प्रगति का यह युग था। कला की दृष्टि से भी यह काल महत्वपूर्ण था, कनिष्क का काल। अब आप देखेंगे कि कनिष्क ने पुरुषपुर एवं कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। तो इन दोनों नगरों का निर्माता कौन है? कनिष्क। तो एक तो ये महत्वपूर्ण, पुरुषपुर में इसने 13 मंजिला ऊंची एक मीनार का निर्माण कराया। एक बहुत ऊंचा टावर बनवाया 13 मंजिल वाला। तो ये भी कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पुरुषपुर में इसने स्तूप बनवाए, बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। इसके समय में मूर्ति कला की 2 शैलियों का विकास हुआ। नंबर 1 गांधार शैली। तो गांधार शैली का चरमोत्कर्ष
किसके काल में हुआ, तो उत्तर देंगे कनिष्क के समय में। ठीक है। गांधार शैली एक ये यूनानी रोमन शैली है, यानी इस शैली पर यूनानी शैली और रोमन शैली दोनों का प्रभाव है। ठीक है। पश्चिमोत्तर भारत में इस शैली का विकास हुआ। पुरुषपुर, तक्षशिला, इनके आसपास का जो क्षेत्र है, और सर्वप्रथम इसी शैली में बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ। बुद्ध की मूर्तियां इसी शैली में बनना प्रारंभ हुई। बड़ी संख्या में बुद्ध की मूर्तियां बनी। गांधार शैली के मुख्य विषय महात्मा बुद्ध हैं। ठीक है। अब ये शैली में विशेषता अगर देखें तो इसके विषय तो भारतीय हैं, लेकिन शैली जो है यूनानी और रोमन है। इन दोनों शैलियों का प्रभाव है। ठीक है। और इसमें सौंदर्य पर सर्वाधिक बल दिया गया कि मूर्तियां कितनी सुंदर हो, इस चीज पर अधिक बल दिया गया। तो सौंदर्य पर सर्वाधिक बल मिलता है इस शैली में। ठीक है। और मुख्यतः स्लेटी रंग के पत्थर से मूर्तियों का निर्माण किया गया। यद्यपि कुछ प्लास्टर और मिट्टी से भी मूर्तियां बनाई गई। ठीक है। तो ये गांधार शैली है। दूसरी मथुरा शैली। तो कुषाण काल या कनिष्क के समय में जिस दूसरी शैली का विकास हुआ वो कौन थी? मथुरा शैली। मथुरा के आसपास इस शैली का विकास हुआ। ये विशुद्ध रूप से भारतीय शैली है। मथुरा शैली क्या है? ये भारतीय शैली है। ठीक है। अब मथुरा शैली की विशेषता अगर देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ बुद्ध के साथ साथ आपको जैन मूर्तियां भी मिलेंगी। बुद्ध की मूर्तियों के साथ साथ जैन मूर्तियों का निर्माण किया गया। फिर हिंदू धर्म से संबंधित विष्णु, शिव, इनकी मूर्तियां मिलेंगी। राजाओं की मूर्तियां मिलेंगी। यहाँ आप देखेंगे कि विषय में विविधता है। जहाँ वहाँ बुद्ध को केंद्र में रखा गया, यहाँ अन्य धर्म की मूर्तियों को भी स्थान दिया गया। फिर तीसरी चीज आप देखेंगे कि गांधार कला में सौंदर्य पर अत्यधिक बल दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो सौंदर्य है उसका स्थान किसने ले लिया? आध्यात्मिकता या धार्मिकता ने ले लिया। आध्यात्मिकता, धार्मिकता, यानी जो मूर्तियां होंगी वो बिल्कुल धार्मिक होंगी, उनका स्वरूप धार्मिक होगा। इस तरह की मूर्तियां बनाई गई और ये हृदय प्रधान है। मथुरा शैली क्या है? हृदय प्रधान शैली है। अब मथुरा शैली में जो मूर्तियां बनाई गई वो मुख्यतः लाल बलुए पत्थर से निर्मित की गई। तो ये विशेषता मथुरा शैली की है। तो गांधार शैली और मथुरा शैली, इन दोनों का विकास कनिष्क के काल में हुआ। अपने चरमोत्कर्ष पे ये रही शैलियाँ। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कनिष्क का काल जो है साहित्य, कला, धर्म सबकी दृष्टि से महत्वपूर्ण था। अब कनिष्क के बाद उसके उत्तराधिकारी कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं हुए, कमजोर शासक हुए। वास्तव में कनिष्क के बाद उसका उत्तराधिकारी वशिष्ठ हुआ था, जिसे जुस्क के नाम से भी जाना जाता है। कल्हड़ ने अपनी राजतरंगिणी में उल्लेख किया है कि जुस्क ने कश्मीर में जुस्कपुर नामक नगर बसाया था। फिर वशिष्ठ के बाद हुबिस्क शासक हुआ। कनिष्क के उत्तराधिकारियों में इसे सबसे योग्य शासक माना जाता है। इसने भी कश्मीर में हुबिस्कपुर नामक नगर बसाया था। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि कुषाण शासकों में सर्वाधिक हिंदू देवी देवताओं का चित्र हुबिस्क की मुद्राओं में मिलता है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। कुषाण शासकों में सर्वाधिक हिंदू देवी देवताओं के चित्र किस कुषाण शासक की मुद्रा में मिलता है? उत्तर क्या देंगे? हुबिस्क। ठीक है।
इसके बाद फिर जो शासक हुए उतने महत्वपूर्ण नहीं हुए, और लुगर तुमान इस वंश का अंतिम ज्ञात शासक था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कुषाणों का पतन हो गया। अब कुषाण शासकों ने एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, महत्वपूर्ण पॉइंट। दूसरी चीज आप देखेंगे कि इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, यद्यपि अन्य धर्मों को भी, लेकिन मुख्यतः इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। चौथी, बौद्ध संगीत को संरक्षण दिया। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चीन और मध्य एशिया में कराया। फिर साहित्यिक विकास इस काल में देखेंगे, वो आप महत्वपूर्ण है। फिर आप देखेंगे कि कला का विकास हुआ, गांधार कला, मूर्ति कला इस काल में चरमोत्कर्ष पे पहुंचा। कुषाण शासकों ने केवल सोने और तांबे की ही मुद्राएं प्रचलित की, और प्राचीन भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने प्रचलित किए। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्राचीन काल में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्कों का प्रचलन किस वंश के शासक ने किया था? उत्तर होगा कुषाण वंश के शासकों ने। ठीक है, सर्वाधिक शुद्ध है, सर्वाधिक संख्या नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर चांदी की इन्होंने कोई मुद्राएं नहीं प्रचलित की, इनकी तांबे की मुद्राएं प्रचलित। तो ये हमने आपको कुषाण वंश के बारे में बताया। ये तो मौर्योत्तर काल के राजवंश थे। अब मौर्योत्तर काल में अगर देखा जाए तो मौर्योत्तर काल एक तरह से आर्थिक उन्नति का काल था। तो इस दृष्टि से भी मौर्योत्तर काल महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आर्थिक उन्नति का काल रहा। इस काल में व्यापार वाणिज्य की व्यापक प्रगति होती है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों में उल्लेख मिलता है कि इस काल में 75 प्रकार के व्यवसाय प्रचलित थे। तो इस काल में 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। निश्चित रूप से ये व्यापारिक प्रगति की तरफ इशारा करता है। फिर दूसरी चीज़ यह है कि इस काल में विदेशी व्यापार की अत्यधिक उन्नति होती है। विदेशी व्यापार की उन्नति होती है। वास्तव में इस काल में विदेशों से अनेक राजवंश आकर के भारत में अपनी सत्ता स्थापित की थी, जिनके पहले से विदेशों से संबंध थे। तो ये कारण था कि विदेशी व्यापार विकसित होता है। फिर दूसरी चीज आप देखेंगे कि इसी काल में हिप्पोलस नामक एक यूनानी नाविक था, जिसने मानसूनी हवाओं की खोज की थी। और जब मानसूनी हवाओं की खोज हुई, पता चल गया कि किस समय किस दिशा में मानसूनी हवाएं चलती हैं, तो उसी समय फिर समुद्री यात्राएं प्रारंभ होती थीं। तो अब समुद्री यात्राएं जो है कम समय में पूरी होने लगी। उदाहरण के लिए भारत से मिस्र जाने में जहां लगभग 1 साल लगते थे, मानसूनी हवाओं की खोज के बाद आप देखेंगे ये समय 3 महीने लगने लगा। तो ये भी एक कारण था कि इस काल में विदेशी व्यापार की उन्नति होती है। तीसरी चीज, विदेशी व्यापार की उन्नति के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण भारत रोम संबंध थे। मौर्योत्तर काल में भारत और रोम के बीच संबंध बहुत घनिष्ठ हो गए, और जब संबंध बहुत प्रगाढ़ हुए तो रोम अपनी जरूरत की वस्तुएं भारत से मंगाने का निश्चय किया, और इसके कारण भारत का विदेशी व्यापार बहुत बढ़ गया। अब भारत से मसाला, मलमल, हीरा, मोती, लकड़ी, लोहा और हाथी दांत की बनी वस्तुएं, इस तरह की चीजें निर्यात की जाती थीं, और इसके बदले में रोम से मुख्यतः स्वर्ण मुद्राएं आती थीं, सोने के सिक्के। कुछ चांदी की भी मुद्राएं आती थी, लेकिन ज़्यादातर स्वर्ण मुद्राएं आती थी। और इसके कारण भारत बहुत समृद्ध होने लगा। भारत से ये चीज़ें रोम जाती थी, और उसके बदले में भारत को क्या मिलता था? सोने की मुद्राएं मिलती थी। इसके कारण मौर्योत्तर काल में भारत बहुत समृद्ध हो गया।
आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में अरिकामेड आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ का उत्खनन हुआ है और यहाँ से रोमन व्यापारियों की बस्ती का प्रमाण मिला है। यानी यहाँ पर इस काल में रोमन व्यापारी आके बसे थे और यहाँ से रोम के लोगों की ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से भिजवाते थे। तो ये एक प्रमाण है। दूसरी चीज़, भारत से अनेक क्षेत्रों से रोम की स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं। खासकर दक्षिण भारत से रोमन स्वर्ण मुद्राओं के अनेक भंडार मिलते हैं। इससे पता चलता है कि भारत और रोम के बीच व्यापार बहुत व्यापक स्तर पर होता था। एक विद्वान प्लिनी हुआ, नेचुरलिस हिस्टोरिका अर्थात नेचुरल हिस्ट्री का लेखक है प्लिनी, और इसने लिखा है कि रोम भारत के साथ व्यापार करके अपना स्वर्ण भंडार लुटाता जा रहा है। तो इससे भी पता चलता है कि भारत और रोम के बीच जो है व्यापारिक संबंध बड़े प्रगाढ़ थे और व्यापार का जो संतुलन था वो भारत के पक्ष में था। भारत की वस्तुएं जा रही हैं, बदले में सोने की मुद्राएं मिल रही हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही कि इस काल में विदेशी व्यापार बहुत उन्नत अवस्था में था। इस समय भारत में अनेकों बंदरगाह थे। एक यूनानी ग्रंथ पेरिप्लस है, अज्ञात लेखक है, इसका लेखक पता नहीं, लेकिन यह एक अज्ञात लेखक की रचना है और पेरिप्लस में भारत के 24 बंदरगाहों का उल्लेख है। तो स्पष्ट है कि जब भारत में 24 बंदरगाह होंगे, इन बंदरगाहों से जब विदेशी व्यापार संपन्न होगा तो विदेशी व्यापार इस काल में बहुत उन्नत अवस्था में होगा। तो इस काल में ये विदेशी व्यापार की भी अत्यधिक उन्नत होती है। मुद्रा अर्थव्यवस्था का भी इस काल में व्यापक विकास हुआ। तो इस काल में अगर देखा जाए तो मुद्रा अर्थव्यवस्था भी काफी विकसित थी। आप देखेंगे कि जितने भी राजवंश हुए, सभी राजवंशों की मुद्राएं मिलती हैं। शुंग, सातवाहन, कण्व, चेदी वंश, फिर आप देखें हिंद, यवन, शक, पार्थियन, कुषाण, सबकी मुद्राएं मिलती हैं। और बड़े राजवंशों की तो मिलती है, छोटे छोटे गणराज्यों ने भी अपनी मुद्राएं इस काल में प्रचलित की थीं। ठीक है। अब इस काल में सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सामाजिक दृष्टि से वर्ण व्यवस्था समाज में स्थापित हुई, वर्ण व्यवस्था के नियम लागू हुए। इसी काल में चूंकि मनु जैसे व्यवस्थाकार हुए थे जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की, और मनुस्मृति को हिंदू समाज, हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ माना जाता है और इसमें वर्ण व्यवस्था की मजबूती से स्थापना इस काल में होती है। 4 वर्णों का उल्लेख, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों में ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना गया। मनुस्मृति में अगर आप देखें तो मनुस्मृति में ब्राह्मणों को चारों वर्णों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मनु उल्लेख करते हैं कि 10 वर्ष का ब्राह्मण बालक 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठ है। एक महत्वपूर्ण बात हो गई है। दूसरी चीज, मनु कहते हैं कि अगर ब्राह्मण अपने कार्य से अपने परिवार का भरण पोषण ना कर सके तब ये दूसरे का व्यवसाय यानी क्षत्रिय वैश्य का भी व्यवसाय अपना सकता था। ठीक है। तो ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना गया। दूसरा वर्ण क्षत्रिय, शासन का कार्य करना। तीसरा वैश्य, व्यापार वाणिज्य कृषि का कार्य करना। शूद्र, सेवा का कार्य करना। ठीक है। इन 4 वर्णों के अतिरिक्त इस काल में जातियों की संख्या में भी वृद्धि हुई। तो इस काल में 4 वर्णों के अतिरिक्त अनेक जातियों की भी चर्चा मिलती है। मनुस्मृति में 61 वर्ण संकर जातियों की चर्चा मिलती है, यानी जातियों की संख्या काफी बढ़ गई थी। फिर आगे अगर देखें तो इस काल में महिलाओं की स्थिति में कुछ गिरावट आती है।
महिलाओं की स्थिति में गिरावट। अब मनुस्मृति की जो दृष्टि है वो महिलाओं के प्रति कठोर है, ठीक है। मनुस्मृति में यही कहा गया कि महिलाओं को पुरुष के नियंत्रण में अधीन रहना चाहिए, ठीक है। तो उनकी स्वतंत्रता बाधित हुई, बाल विवाह की परंपरा शुरू हुई, तो शिक्षा दीक्षा में कमी आती है, और मनु ने तो स्त्रियों को संपत्ति विषयक अधिकार से भी वंचित किया है। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती है। फिर इसके बाद इस काल में शूद्रों की स्थिति में भी गिरावट आई। पहले की तुलना में शूद्रों की स्थिति कमजोर होती, क्योंकि मनुस्मृति का नजरिया शूद्रों के प्रति भी कठोर था। छुआछूत की परंपरा भी इस काल में प्रचलित रही। तो ये दास प्रथा भी इस काल में प्रचलित थी। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। तो सामाजिक दृष्टि से भी ये काल महत्वपूर्ण रहा। फिर धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस काल में ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सभी धर्म का प्रचलन था, और शासकों ने सभी धर्मों को संरक्षण दिया। इस काल के धर्म की एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि भक्त की अवधारणा का विकास। ये जो भक्त की अवधारणा आई, ये लगभग इस काल के सभी धर्मों को प्रभावित करता है, ठीक है। भक्ति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम की जो भावना है उसे भक्ति कहते हैं। तो मौर्योत्तर काल में अगर देखा जाए तो ये भक्ति हिंदू धर्म में भी आई। तो हिंदू धर्म में शैव भक्ति, वैष्णव भक्ति का व्यापक विकास होता है। फिर बौद्ध धर्म में अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म को भी भक्ति ने प्रभावित किया, और आप देखेंगे कि महायान संप्रदाय पर भक्ति की अवधारणा का प्रभाव पड़ा, और महायान में बुद्ध की मूर्ति की पूजा प्रारंभ हुई। जैन धर्म भी इससे प्रभावित हुआ, और आप देखेंगे कि जैन धर्म में तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई गई, मंदिर बनाए गए, तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा प्रारंभ होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये भक्त की अवधारणा इस काल की एक महत्वपूर्ण बात थी कि धर्म के क्षेत्र में भक्त की अवधारणा का आविर्भाव हुआ, और ये अवधारणा समकालीन सभी धर्मों को प्रभावित करती है। भक्त की अवधारणा के कारण ही मूर्ति पूजा का विकास हुआ। तो जब धर्म के क्षेत्र में भक्ति की अवधारणा आती है तो उसका परिणाम ये हुआ कि मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई। तो इस काल में मूर्ति पूजा का व्यापक प्रचलन हुआ। आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में हमें मूर्ति पूजा के प्रमाण मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं। लेकिन इसके पहले अगर आप देखें तो फिर मूर्तियां तो मौर्य काल में मिलेंगी, लेकिन वास्तविक रूप में मूर्ति पूजा का प्रमाण हड़प्पा के बाद आप देखेंगे तो वो मौर्योत्तर काल में ही देखने को मिलती हैं। तो इस काल में, और आप देखेंगे कि किसी ऐतिहासिक मानव की मूर्ति बनाई गई तो उसमें बुद्ध पहले थे, सर्वप्रथम बुद्ध की ही मूर्तियां निर्मित की गई, उनकी पूजा प्रारंभ हुई। तो ये भक्त की अवधारणा ने मूर्ति पूजा को विकसित किया, और फिर इसी भक्त की अवधारणा से आगे चल करके गुप्त काल में आप देखेंगे कि अवतारवाद का विकास हुआ, यानी ईश्वर के विभिन्न अवतारों की कल्पना की जाने लगी। यद्यपि ये गुप्त काल की विशेषता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये धर्म के क्षेत्र में, तो आर्थिक क्षेत्र में भी ये उन्नत का काल रहा, धर्म के क्षेत्र में भी उन्नत का काल रहा। राजनीतिक दृष्टि से थोड़ा विखंडीकरण अवश्य रहा, लेकिन कनिष्क के समय में एक बड़े साम्राज्य का निर्माण अवश्य हुआ था। तो ये मौर्योत्तर काल हमने आपको पूरा खत्म किया, और मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे कि अनेक राजवंशों के बारे में बताया। अब उन राजवंशों में सबसे पहले शुंग वंश, तो शुंग वंश के प्रमुख राजाओं को आप रेखांकित कर लेंगे, उनके क्या कार्य हैं उनको आप रेखांकित करेंगे। कर्ण वंश महत्वपूर्ण है नहीं।
फिर सातवाहन वंश में महत्वपूर्ण राजा कौन हुआ, महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, मुख्य विशेषता क्या थी, उसे आप रेखांकित कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद चेद वंश का मुख्य राजा कौन हुआ, खारवेल, उसका अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख ये। फिर विदेशी राजवंशों में आ जाइए आप। हमने सबसे पहले हिंद यवन को बताया, हिंद यवन से संबंधित डेमेट्रियस प्रथम आक्रमणकारी, मिनेंडर पहला महत्वपूर्ण राजा, मिनेंडर की राजधानी साकल, मिनेंडर पहला यूनानी बौद्ध धर्म स्वीकार किया, ठीक है। फिर यूक्रेटाइडिस वंश की राजधानी तक्षशिला, हेलियोक्लीज प्रमुख शासक। यूनानियों की देन क्या क्या रही, मुद्रा के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। फिर शकों पे आइए। शकों को हमने पहले के भाई भारत का प्रथम शक विजेता मोग या मावेज था, राजधानी तक्षशिला थी। पश्चिमी भारत में शकों की दो शाखाओं ने शासन किया, एक क्षयरात्र वंश और दूसरा कार्दमक वंश। क्षयरात्र वंश का प्रमुख राजा नहपान था। कार्दमक और वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा रुद्रदामन था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख महत्वपूर्ण है, उसे आप ध्यान में रखिए। फिर पहलव वंश, गोंडो फर्नीज के समय में सेंट थॉमस का आगमन, प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक, इसे नोट कीजिए। फिर कुषाण वंश, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कैडफिसस, भारत में कुषाण वंश का शासक बिम कैडफिसस। बिम कैडफिसस की मुद्राओं में शिव नंदी त्रिशूल का चित्र अंकित होना। सबसे महान राजा कनिष्क, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, दूसरी राजधानी मथुरा, ठीक है। और कनिष्क संवत, शक संवत का प्रवर्तक है ये। इसके समय में आप देखेंगे कि साहित्य का विकास, बड़े बड़े विद्वान इसके दरबार में रहते थे, उनको आप पॉइंट नोट कीजिए। फिर आप देखेंगे कि चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ और कला के क्षेत्र में गांधार कला और मथुरा कला का विकास हुआ। मौर्योत्तर काल अर्थव्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल था और खासकर विदेशी व्यापार इस काल में अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा। बड़ी संख्या में रोमन स्वर्ण मुद्राओं का भारत आगमन हुआ, वो हमने आपको बताया। समाज के क्षेत्र में वर्ण व्यवस्था कठोरता के साथ लागू हुई। धर्म के क्षेत्र में भक्त की अवधारणा का विकास हुआ। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं मौर्योत्तर काल के। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मौर्योत्तर काल आपका जो है पूर्ण होता है। और आज की क्लास तो यहीं तक जो है, और कल हम एक नए अध्याय अर्थात गुप्त काल से कल हम प्रारंभ करेंगे। अब बाकी तो आप इसका रिवीजन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।